तो बच्चों, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आज से हम बिगिन कर रहे हैं और मैं आपको आज पूरा आइडिया दूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करूंगा। और हम लोग एनसीईआरटी ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे एज इलस्ट्रेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस जो बोर्ड 12th क्लास में आ चुके हैं उन पर काम भी हम करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली ये बोर्ड ओरिएंटेड बैच है जिसमें आप 12th में मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकें, इस पर फोकस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में एंटायरली लिमिट का यूज है और जब हम डिफरेंशियबिलिटी पे काम करते हैं तो वहां भी हमें लिमिट का और डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। इसलिए 11th क्लास का वो चैप्टर जिसमें आपने लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ा था उसकी थोड़ा सा नीड है यहां पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा वो चैप्टर, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देने का प्रयास करता हूं। 11th क्लास का वो चैप्टर जिसकी यहां पे जरूरत है, लिमिट। लिमिट क्या होता है ये समझे। तो जब कभी हम किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, मे बी पॉइंट 0 हो, मे बी पॉइंट ए हो, तो सपोज किसी पॉइंट ए के अबाउट हम लेफ्ट से वैल्यू निकालते हैं या राइट से वैल्यू निकालते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। यदि हम किसी ए पॉइंट से जस्ट 0.1 पीछे वैल्यू निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी आपको। और यदि जस्ट 0.1 आगे या 0.01 आगे वैल्यू निकालें तो वो राइट हैंड लिमिट होगी। और यदि आप कहते हो कि लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में ये दोनों वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आना चाहिए। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है और आपने लिमिट को निकालने के कई तरीके सीखे हैं। बाकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकलता है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रिकॉल करा देता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट यदि किसी फंक्शन fx, मान लो ये फंक्शन fx है जो आपको मैंने यहां इंडिकेट किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला आप यूज करते थे। सबसे पहले तो आप LHL लिखते थे, फिर आप फार्मूला यूज करते थे कि लिमिट हमें लेना है, किस पॉइंट के अबाउट हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ऑब्वियसली यार ए पे निकाल रहे हैं तो लिमिट को हम ए पे टेंस करा रहे हैं। किस साइड से टेंस कराना है हमें स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली हमें ए के माइनस की तरफ टेंस कराना है। तो ये आप सिंबल यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक, अब इस सिंबल से तो हमारा काम होने वाला नहीं है। हाँ, इस सिंबल में एक अगला काम ये हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने, कल मैंने एक जनरल क्लास दी थी जिसमें बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमें ये सब डिटेल से बताया जाए। तो हालांकि ये 11th का टॉपिक है पर मैं बता देता हूं चीजों को। तो यहां पे fx हम सबसे पहले रख देंगे। जो भी फंक्शन fx है, मान लो ये फंक्शन मैंने बनाया है इस तरीके का और लेट्स से इट इज अ क्यूबिक फंक्शन, x क्यूब है ये, तो यहां पे हम फंक्शन fx की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलो कुछ समय के लिए मैं इसको x क्यूब मान लेता हूं। तो यहां पे मैं x क्यूब रख दूंगा फंक्शन की जगह। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं h को 0 टेंस कराऊंगा। मतलब यदि मैं लेफ्ट साइड से a तक पहुंचना चाह रहा हूं तो जिस पर्टिकुलर छोटे से डिस्टेंस में मैं अवे हूं वो h कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि a की तरफ मैं टेंड कर रहा हूं, अभी एग्जैक्टली a पर मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, उससे पहले हूं। तो यदि मुझे a पे वैल्यू चाहिए लेफ्ट साइड से तो मुझे उस h को 0 करना होगा जो हम अवे हैं। तो यहां पे लिमिट हम लेते हैं और h को 0 टेंस कराते हैं और h को 0 टेंस कराने से होगा क्या वो समझ लो। अब हम जैसे ही h को 0 टेंस कराएंगे तो x की जगह हमें a माइनस h रखना होगा और जब h 0 टेंस हो जाएगा तो ये हमें क्या दे देगा, सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड लिमिट दे देगा। अब क्योंकि यहां पे डिवाइड में 1 है, ठीक है, और जब डिवाइड में 1 हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। लिमिट के हमारे पास कितने मेथड हैं सॉल्व करने के, आप याद करो। थोड़ा सा आपको काम तो बेटा 11th क्लास वाले लिमिट में भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यदि मुझसे ही पढ़ा है तो आप एक बार क्विकली नोट्स निकाल लें और एक बार देख लें। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम यदि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें। कई बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने में डिनोमिनेटर में 0 आने लगता है तो फैक्टर से हो सकता है, तो फैक्टराइजेशन कर दें। आपकी इच्छा है तो मैं एक एक क्वेश्चन लेकर इनको समझा दूंगा। ठीक है, तीसरा हम लोग ले सकते हैं जिसमें हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ जाए। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जो रेशनलाइजेशन के बिना नहीं डील हो सकते, लेकिन रेशनलाइजेशन करने के बाद वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली फार्मूला लगाना होता है, और वो कौन से फार्मूला है जो हमें लगाना होता है। तो वो फार्मूला है प्यारे बच्चों ये जो मैं आज बताने वाला हूं आपको। हालांकि ये 4 ही हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें लिमिट इनफाइनाइट हो और उस इनफाइनाइट लिमिट को हम 0 में पहले कन्वर्ट करके फिर डील करते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम 1/x बनाते हैं ताकि इनफाइनाइट रखना इजी हो जाए। तो ये सब आपको करना था 11th में, आपने किया है। बाकी यदि कम किया है तो आज थोड़ा सा LHL RHL तो सीख लो पहले आप। h को अब आप 0 टेंस कराओगे इस जगह पे तो ये हो जाएगा a माइनस h को 0 टेंस कराए तो a क्यूब ही आपका LHL आ जाएगा। इसी तरीके से आपको RHL कैसे निकालना था वो मैं सिखा दूं। अभी क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे LHL RHL निकालने वाले, क्योंकि कंटिन्यूटी में भी हमें LHL RHL निकालना होता है, इसलिए आप टेंशन मत लो, बस अभी फार्मूला ये समझ लो। पहला स्टेप क्या करते हैं, ये फार्मूला ऐसा लिखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम fx की वैल्यू रख देते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, h को 0 टेंस कराते हैं, और जैसे ही h को 0 टेंस कराते हैं fx में x की जगह x माइनस h रखते हैं, क्योंकि x a है इसलिए a माइनस h रखेंगे। ये स्टेप एक तरीके से आप चाहो तो दिमाग में बैठाओ, ठीक है, याद करना चाहो तो याद कर लो। RHL में पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप प्यारे बच्चों, पहला स्टेप तो पहले पूरा कर लो। दूसरा स्टेप प्यारे बच्चों, हम fx की वैल्यू रख देंगे, और fx की वैल्यू सबसे पहले तो a प्लस पे क्या रखनी है। कई बार फंक्शन ब्रेक होता है, अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। तो a प्लस पे फंक्शन क्या रख रहा है, अपने आप को जो भी रख रहा है वो आप रखोगे। फिलहाल यहां पे तो एक्स क्यूब ही रख रहा है। फिर इसके बाद अगला स्टेप होता है कि आप h को 0 टेंस कराओ, और जैसे ही आप h को 0 टेंस कराते हो आपको x की जगह x प्लस h रखना होता है। x की वैल्यू यदि a है तो ऑब्वियसली a प्लस h आपको रखना पड़ेगा। फिर यदि आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इस जगह पे कर पा रहे हो तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दोगे, a प्लस h का होल क्यूब कर रहे हो, h की जगह 0 रख रहे हो, a क्यूब आ जाएगा। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो फैक्टराइजेशन पे आप काम करोगे, या फिर रेशनलाइजेशन पे, या फिर फार्मूला पे। तो चलिए इन फार्मूला को भी मैं याद करा देता हूं। ये LHL RHL निकालना आप रिकॉल कर गए होंगे। लिमिट में पहले इनिशियल 5 फार्मूला सिंपल एल्जेब्रा पर बेस्ड है, यानी प्लस माइनस डिवीजन इन पर बेस्ड है ये इनिशियल 5 फार्मूला। इसे हम एल्जेब्रा ऑफ लिमिट बोल सकते हैं। यदि प्लस में 2 फंक्शन है और उसमें a की लिमिट आपने ली है तो अलग अलग आप लिमिट ले सकते हो, माइनस में है तो अलग अलग लिमिट ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में है तो अलग अलग ले सकते हो, डिवीजन है तो अलग अलग ले सकते हो, ये रूल है। इसके अलावा यदि कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है और आपको लिमिट लेना है तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर दो और इसकी लिमिट ले लो, और लिमिट लेने के लिए आपको ये चारों मेथड लगानी पड़ सकती हैं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, फार्मूला, या फिर कोई मिसलेनियस पार्ट भी हो सकता है जिसमें आपको काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लिमिट के फार्मूला हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n a की पावर n माइनस 1 होता है। राइट नाउ यदि आप लिमिट रखो तो ये 0/0 बनता है, और जब भी 0/0 बने तो कैसे हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है, इसका एक तरीका था एल हॉस्पिटल रूल। हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं था, पर मैंने प्रूफ करवाने के पर्पज से आपको सिखाया था कि एल हॉस्पिटल रूल की मदद से आप प्रूफ कर सकते हो। यदि आपको अभी प्रूफ करने की इच्छा है तो क्या करते थे हम तब तक डिफरेंशिएशन करते जाते थे जब तक लिमिट रखने पर नीचे 0 आना बंद ना हो जाए। तो सपोज आप इसको एल हॉस्पिटल से प्रूफ करना चाहो यही रिजल्ट, तो क्या करोगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ रखा है क्योंकि बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, और बाद में आपने इसको चैप्टर 13 में पढ़ा है, नहीं, लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th क्लास के चैप्टर में भी पढ़ा है। और a की पावर n, a तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, a का 0, तो ये आपका आ गया n x की पावर n माइनस 1। अब नीचे 1 है तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किया जा सकता है, तो x की जगह a रख दो। तो ये देखो प्यारे बच्चों, n a की पावर n माइनस 1, यही रिजल्ट है जो मैंने एल हॉस्पिटल से आपको समझा दिया, ठीक है। इसके अलावा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x 1 होता है। तो जो भी आप नीचे जिस केस में आपको नीचे 0 मिल रहा है लिमिट रखने पर, वहां आप एल हॉस्पिटल लगाओगे। 0/0 में एल हॉस्पिटल रखता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में एल हॉस्पिटल रखता है, बाकी हर जगह एल हॉस्पिटल आप ना लगाओ। और आपके सिलेबस में तो एल हॉस्पिटल था ही नहीं 11th क्लास में,
ठीक है, बस प्रूफ करने के पर्पज से आप लगाओ। बाद में ये फार्मूला आप भूल गए हो तो आप एल हॉस्पिटल की मदद से ये फार्मूला डिराइव कर सकते हो। ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन तब तक करते जाना है जब तक नीचे जीरो आना बंद ना हो जाए। पहली बार डिफरेंशिएशन में ही नीचे जीरो आना बंद हो गया, हमने रोक दिया डिफरेंशिएशन। यहां पे हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे, ई की पावर जीरो 1 होता है। चलिए 8th देखें। हाँ, अब यहां पे आप लोगों को डाउट हो रहा था, लॉग का केस आ रहा था। अब लॉग का मतलब क्या है, अब इतना डिटेल में तो नहीं जा सकते हम लोग अभी, पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया लॉग का दे देता हूं। जैसे आपके पास डिफरेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ये सब पढ़ा है। वैसे ही लॉगरिदमिक फंक्शन ही होते हैं, ये एक्सपोनेंट फंक्शन से डिराइव हुए हैं। यदि आपने कहा, क्या कहा, जैसे आप एक जनरल एग्जांपल थोड़ा सा सुन लो मुझसे। जैसे आपने कहा 10 की पावर 3000 है, तो यहां पे बेस का कॉन्सेप्ट आप लोग जानना चाह रहे थे, वो मैं बताना चाहूंगा। यहां पे प्यारे बच्चों, ये 10 की पावर 3 है, ये इसका एक्सपोनेंट है, ये 1000 है। तो यहां पे इसको यदि हम लॉग में बदलना चाहें तो कैसे बदलते हैं वो सुनना। ये लॉग लेते हैं, बेस यहां पे ये 10 को ही बेस बोलते हैं, और यहां पे ये 1000 जो है आपका, ये मेन वैल्यू कहलाता है, और इसका रिजल्ट आपको 3 मिलता है। तो यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि लॉग का कन्वर्जन या लॉग फंक्शन आया कैसे है। तो एक आप कहोगे कि पावर फंक्शन से ही लॉग आया है, ठीक है। अब ये बहुत सारे रूल देता है, बहुत सारे फार्मूला देता है। जैसे ये लॉग बेस 10 है, यहां भी बेस 10 है, तो ये इस तरीके से ये 3 दे रहा है। जब बेस 10 हो और मेन वैल्यू पे भी 10 हो और पावर जितनी हो वो आपको यहां मिल जाता है। तो एक फार्मूला तो आप इसका ये डिराइव कर रहे हो। अब सेम बेस होने पर और कौन कौन से फार्मूला, इस फार्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग सेम बेस है x की पावर n, या कोई भी बेस हो, कोई इशू नहीं है हमें, नहीं। तो log x की पावर n क्या होता है, n log x। अब जो बेस आपके पास इस जगह पे था वही बेस यहां जाएगा। इसी तरीके से यदि आपसे कोई बोले log x इंटू y, ये क्या होता है, तो ये होता है log x प्लस log y। तो ये कुछ फार्मूला हैं जो मैं चाहूंगा कि आपको याद हो, जिनकी जरूरत हमें 12th क्लास में बिल्कुल होने वाली है, ठीक है। जब होगी तब भी मैं बता दूंगा, और अभी भी मैं बता रहा हूं, इतना पढ़ लें। बहुत ज्यादा डिटेल पे अभी ना जाएं, क्योंकि शायद ये सब पता भी हो, नहीं पता है तो जब हम कैलकुलस के क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन के, तब मैं थोड़ा सा आपको और बता दूंगा जितनी जरूरत होगी, ठीक। तो ये कुछ फार्मूला हैं, जो 3 फार्मूला हैं, इन्हें याद रखो। और भी लॉग के फार्मूला होते हैं, जैसे सेम बेस पे आप काम कर रहे हो और यहां भी सेम बेस है, तो यहां पे पावर 1 है तो ये 1 हो जाता है। तो ये भी आप समझ गए हो, ये इसी से रिजल्ट आया है, यानी फर्स्ट रिजल्ट का ही एक एप्लीकेशन कह सकते हो इसको। इसी तरीके से यहां पे क्या हुआ, अब इसे यदि आप प्रूफ करना चाहो तो मैंने बोला है एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, तो लगा दो एल हॉस्पिटल, क्योंकि ये क्या बन रहा है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 - 1 0, नीचे 0, 0 बाय 0 बन रहा है। जब भी 0 बाय 0 बनेगा आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। क्या कहता है एल हॉस्पिटल, ऊपर का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आएगा, 1 का 0 और x का 1, तो e की पावर x आ गया, और e की पावर x में 0 रखोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक जनरल तरीके से मैं बता दूं कि ये करते कैसे हैं। तो इसमें ये होता है, ये बेस जितना है वो हमारे पास यहां पे आ जाता है, और यहां पे बेस लॉग का ई तो हम मान के चल ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, बेस तो इसका ई मान के चल रहे हैं, ये जितना है वो आ जाएगा, तो ए आ जाएगा यहां पे, ठीक है। बाकी इसको करेंगे कैसे, आप इसका क्या लो, ऊपर डिफरेंशिएशन लो, नीचे डिफरेंशिएशन लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन लेने पे, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद है क्या आपको, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, याद आया, और 1 नीचे आ जाएगा। आप ए की एक्स की जगह 0 रखोगे तो ए की पावर 0 1 होता है, तो लॉग ए ही आपका आंसर आएगा। बेस कितना माना जाएगा, ई माना जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें भी ऐसे ही डील करोगे, 1 होता है, यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स ई होता है, और यदि इसको x को 1 बाय एक्स और इस 1 बाय एक्स को x से रिप्लेस कर दो तो भी ई होगा। बस लिमिट हमें 0 से किस में बदल देनी पड़ेगी, इनफाइनाइट। तो यही हमारा 5वां केस था जो मैं बोल रहा था, कभी कभी हमें मिल सकता है, ठीक है। ये 4 केसेस मैंने बताए थे, और कभी कभी हमें ये करना पड़ सकता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनको हम यूज करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एक्स 1 होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेन एक्स बाय एक्स 1 होता है। ये जाने माने फार्मूला है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ठीक। और बाकी ये एल हॉस्पिटल मैंने समझा ही दिया, यहां भी एल हॉस्पिटल लग जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
cos x होता है, x का 1 होता है, फिर cos x में 0 रख दोगे, cos 0 1 होता है। तो यहां भी सबको आप एल हॉस्पिटल से प्रूफ कर सकते हो, ठीक। फिर sin x बाय x को इनफाइनाइट पे डील करना हो 0, cos x बाय x इनफाइनाइट पे 0, फिर x माइनस ए यदि आप कर दो तो बस किया क्या है आपने, इस फार्मूले में हर चीज को x माइनस ए से रिप्लेस कर दिया है। तो 0 को भी x माइनस ए से रिप्लेस करोगे तो 0 किस x माइनस ए 0 को टेंस करेगा, मतलब x a को टेंस करने लगेगा। तो ये जो फार्मूला 18 है वो 13 फार्मूला को ही बनाया गया है जब x की जगह x माइनस ए रख दिया गया है। इसी तरीके से ये फार्मूला कब बना है, जब इस फार्मूला में 15 फार्मूला में x की जगह x माइनस ए रख दिए हो। और ये दो फार्मूला और याद कर लो, साइन इनवर्स x बाय x भी 1 होता है 0 लिमिट पर, और tan इनवर्स x बाय x भी 1 होता है 0 लिमिट पर। तो ये 21 फार्मूलाज हैं जिनकी जरूरत पड़ती है जब हम फार्मूला मेथड से लिमिट निकालते हैं। बाकी ये शुरू की 3 मेथड है, आप कहो तो एक एग्जाम्पल मैं इन तीनों का ही ले लेता हूं। चलो ले लेता हूं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज आपको लिमिट निकालनी है और आपके पास लिमिट है x टेंडिंग टू 1 और फंक्शन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब इस केस में आप ये देख रहे हो कि ऊपर जो भी है नीचे तो भैया 1 है, और यदि नीचे 1 है प्यारे बच्चों तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। डायरेक्ट लिमिट यदि आप रखने में कैपेबल हो तो डायरेक्ट लिमिट रख दो। यदि डायरेक्ट लिमिट रखने से फंक्शन 0 बाय 0 ना बन रहा हो, फंक्शन नॉट डिफाइन ना बन रहा हो, तो आप सबसे पहले तो डायरेक्ट लिमिट रखने का काम ही करते हो। तो यहां से 1 + 3 4 और 2 6 आपका आंसर आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सिखाया है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन समझ गए कब करना है, फैक्टराइजेशन समझ लो कब करना है। सपोज एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसमें फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़े। लिमिट x टेंडिंग टू 2 मैंने लिया, ऊपर मैंने लिया x स्क्वायर माइनस 4 और नीचे मैंने लिया x माइनस 2। यदि बाय द वे आज की अभी की कंडीशन में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने का विचार बनाते हो तो ये बड़ा खतरनाक विचार हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये 2 × 4 - 4 0, नीचे 0, 0 बाय 0 कभी भी आता है, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। ये दिमाग में आपके अब आ गया होगा। तो क्या करें, यदि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन कर लें। इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख दोगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b। उम्मीद है समझ गए होंगे। नीचे भी x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कट गए प्यारे बच्चों, इन दोनों को काट दो, ये दोनों कट गए। इसके बाद बचा x प्लस 2। अब क्या डायरेक्ट रखना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, डायरेक्ट रख दो। 2 + 2 आपका क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ गया? फैक्टराइज करना पड़ गया। अब कुछ केस ऐसे भी बनते हैं जिसमें हमें रेशनलाइज करना पड़ जाता है। चलिए अब एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जिस पर हम रेशनलाइजेशन अप्लाई करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इसके बाद आपके पास है रूट x प्लस 5 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय x। इसे आपको सॉल्व करना है। यदि बाय द वे अभी आप 0 रखते हो तो ऊपर कितना आ रहा है? 0, नीचे भी 0। ये 0 बाय 0 का केस है, और क्योंकि ये 0 बाय 0 का केस है इसलिए इसको आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे लिमिट को। यानी ऊपर आपको रेशनलाइजेशन, हालांकि इसको हम न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन बोलेंगे, डिनोमिनेटर का नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, ऊपर भी हमें इंटू कर देना है। ये लाइन आप लिख देना प्यारे बच्चों। ऊपर भी आप इस पर्टिकुलर वैल्यू अंडर रूट x प्लस 5 का इंटू कर दो, और नीचे भी आप इस चीज का इंटू कर दो, रूट x प्लस 5 और प्लस 5, ठीक है, ये प्लस 5, ठीक। अब अगला स्टेप क्या होगा? ऊपर a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगाओ। ये लिमिट आप लगाना मत भूलना, अभी लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। तो अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और a प्लस बी करोगे, रूट x प्लस 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x प्लस 5 माइनस b का स्क्वायर 5 आएगा। नीचे x आ गया है और अंडर रूट के साथ है x प्लस 5 और प्लस का रूट 5, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होंगे, इजी है पर फिर भी लॉजिकल है। ये 5 कट गया तो बचा सिर्फ x। अब ये x कटने के लिए तैयार है। अब क्या आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अब ये वो स्टेप आ गया जब हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे x की जगह 0। तो ये हो गया रूट 5 और प्लस के साथ ये हो गया रूट 5
तो बचा कितना, √5 प्लस √5 2√5, तो 1 डिवाइड बाय 2√5, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको भी फर्दर रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √5 का इंटू, नीचे √5 का इंटू, तो √5/10 के फॉर्म में आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक, चौथा मेथड है जिसमें हमें फार्मूला पुटिंग करना होता है। जैसे आप कभी भी क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन करते वक्त आपको कहीं भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x आ गया, तो फिर आप इसका फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे। इस पर अब आपको रिसर्च नहीं करना, इसका फार्मूला डायरेक्ट आपको 1 रखना है। तो उम्मीद है कि आपको रिकॉल हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो लिमिट के ये फार्मूला और ये तरीके आप रिकॉल कर चुके हो यदि, तो अब हम लोग काम करते हैं आज की क्लास कंटिन्यूटी पर। तो लेट्स बिगिन विद द कंटिन्यूटी टुडे। तो कंटिन्यूटी क्या कहता है वो मैं समझाता हूं। कंटिन्यूटी प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी का मतलब है फंक्शन कभी भी ब्रेक ना हो। यदि आपने यहां से फंक्शन बनाना शुरू किया और फंक्शन को विदाउट लिफ्टिंग योर पेन आप बना पा रहे हो, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। ये इसकी एक नाइफ डेफिनेशन है, ये एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो हम इसको नहीं कह सकते, पर इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं। कभी भी आपको पेन उठाना पड़ जाए तो आप उस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं कह सकते। तो यहाँ पे पेन उठाना पड़ा क्या, नहीं उठाना पड़ा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरे शब्दों में फंक्शन यदि कहीं भी ब्रेक ना हो, यदि आप ऐसा बनाओ फंक्शन को, अभी समझ लो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, हर चीज समझ में आएगी। ऐसे फंक्शन जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन टूट गया, फिर ऐसे गया, तो यदि फंक्शन कभी भी ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली हमें पेन उठाना पड़ जाएगा, और ऐसे केस में ये कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो ये तो कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा यदि फंक्शन ब्रेक हो गया तो। अब इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट का ही एग्जाम्पल है जिसको हम करते हैं। यहां पे पहले तो फंक्शन बनाओ आप। फंक्शन बोला गया है कि जब आप 0 से कम में हो, यानी आप इस 0 से कम में हो, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और साथ ही साथ 0 पर भी 1 है। तो 0 पर 1 है मतलब यहां पे आप इसको डार्क करोगे जैसा इसने किया है। ठीक है, फिर 0 के पहले ये 1 है, तो 0 के पहले ये 1 आप एक्सटेंड कर दो, और इसको और एक्सटेंशन दिखाना है तो ऐसा एरो लगा सकते हो। ठीक, इसके बाद 0 के आगे ये 2 है, तो एग्जैक्टली 0 पे तो ये 1 है, तो एग्जैक्टली 0 पे यहां पे हमें क्या लगाना होगा, होल बनाना होगा। फिर 0 के बाद जहां भी जाओ आप, यहां जाओ, हर जगह ये क्या है, 2 है। तो क्या आप इसे विदाउट लिफ्टिंग योर पेन बना सकते हो, नहीं बना सकते। आपने ये बनाया, फिर यहां पे आपको ये डार्क करना पड़ा, पेन उठा के ऊपर आना पड़ा, तो इस तरीके से ये फंक्शन नहीं बनाया जा सकता बिना पेन उठाए। अब यहां पे यदि आपसे कोई पूछे LHL बताओ, तो आप कहोगे LHL बताना है, तो आपको कहां पे LHL बताना है, 0 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ये आपकी पहली लाइन होगी। ध्यान से समझ लो मैं क्या समझा रहा हूं। फिर अगला स्टेप आपका होगा लिमिट, अब fx की वैल्यू 0 माइनस पर क्या है, तो आप कहोगे fx 0 से कम होने पर 1 है। ठीक है, ये वैल्यू 1 है तो 1 रख दोगे। अब जब कभी भी आप कांस्टेंट रख देते हो तो h को 0 टेंस कराने पे x की जगह हम रखते हैं a माइनस h। अब x तो इसमें है ही नहीं, तो डायरेक्ट 1 ही रखना पड़ेगा, तो यहां पे आपका LHL 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप RHL निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करके, आपको फंक्शन की जगह क्या रखना पड़ेगा, फंक्शन की जगह आपको रखना पड़ेगा 2, और जब आप फंक्शन की जगह 2 रखोगे तो h को 0 टेंस कराने पे x की जगह 0 प्लस h रखने पर ये 2 ही आएगा, तो RHL 2 आ जाएगा। तो क्या LHL और RHL इक्वल है, नहीं है, और जब LHL RHL इक्वल नहीं आ रहे तब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आ रहा। ठीक है, LHL RHL इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आ रहा। अब यदि इसकी डेफिनेशन मैं ऐसे बना दूं कि ये फंक्शन LHL RHL इक्वल देने लगे, क्या किया जाए कि LHL RHL इक्वल देगा, ये जो फंक्शन RHL मतलब ये 2 पे डिफाइन था, 2 डिफाइन था, इसको भी हम 1 डिफाइन कर दें। चलो मैं अगले स्टेप पे कर देता हूं। सपोज अब यदि मैं बोलूं कि 0 पर ये फंक्शन 2 है, बाकी हर जगह ये 1 है, मतलब यहां पे फंक्शन 0 के बाद क्या था, 2 था। अब हम फंक्शन को 0 के बाद भी 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फंक्शन को मैंने हर जगह क्या लिया है, 0 के अलावा हर जगह 1 लिया है, 0 पे 2 लिया है, तो एग्जैक्टली 0 पे ये 2 है। ठीक है, और 0 पे 2 है इसलिए 0 पे होल होगा,
और 0 से पहले ये 1 है, 0 के बाद ये 1 है। तो हम यहां से चलाएंगे अपनी पेन, यहां तक आएंगे, यहां थोड़ा सा हमें उठाना पड़ेगा और यहां का डार्क करना पड़ेगा। तो क्या आपको पेन उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल उठाना पड़ रहा है। LHL निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx की जगह 1 रखेंगे, इसलिए डायरेक्ट LHL 1 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो हमें कुछ करना नहीं है। फिर बाकी बाद में फंक्शंस भी हम लेंगे, तब आपको लिमिट रखनी पड़ेगी। RHL निकालेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन 2 ही RHL भी कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से पहले भी फंक्शन 1 है, 0 के बाद भी फंक्शन 1 है। तो LHL और RHL इक्वल यहां पे आ तो जरूर गए, पर क्या आप ये कह सकते हो प्यारे बच्चों कि ये कंटिन्यूअस है? नहीं कह सकते। यानी पहले कंडीशन में LHL और RHL इक्वल नहीं आए, तब भी कंटिन्यूअस नहीं था। दूसरे में LHL RHL इक्वल आ गए, नहीं आए मत बोलो, आ गए, तब भी लिमिट हमें, तब भी फंक्शन हमें कंटिन्यूअस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब उसका रीजन हम ढूंढते हैं। अब यदि एक तीसरा केस मैं यहीं पे बनाऊं और मैं फंक्शन को बोलूं कि फंक्शन एंटायरली 1 है, कुछ भी x ले लो, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 है, थ्रू आउट 1 है, 0 से पहले भी 1 है, 0 के बाद भी 1 है, और 0 पर भी 1 है। जो अभी 0 पर मैंने 2 बोला था, वो अभी 0 पर 1 हो चुका है। तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि LHL मेरा 1 है, बिल्कुल LHL 1 है। फिर आप बोलोगे कि RHL 1 है, बिल्कुल भाई RHL 1 है। और फिर आप बोलोगे कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर 1 ही है, जबकि फंक्शन की वैल्यू इससे पहले 0 पर कितनी थी? 2 थी। तो ये तीनों केसेस होने पर क्या अब आप इसे बिना पेन लिफ्ट किए बना सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बिना पेन लिफ्ट किए हम इसको बना सकते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन दैट यू हैव ऑब्टेन्ड नाउ। तो कंटिन्यूअस फंक्शन पाने के लिए क्या करना पड़ा? क्या क्या करना पड़ा बोलो? 3 कंडीशन लगानी पड़ी। LHL निकालना पड़ा, RHL निकालना पड़ा, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालना पड़ा जहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो 0 के अबाउट हमने LHL निकाला, RHL निकाला, फंक्शन की वैल्यू निकाली, तीनों इक्वल आए। तो आज के बाद से कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन याद रखो। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट A इफ लिमिट x टेंडिंग टू A fx is equal to value of function at that point। ये डेफिनेशन आज के बाद से याद रख लो। और लिमिट x टेंडिंग टू A fx कब एग्जिस्ट करेगा? जब LHL और RHL इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे प्रेजेंट कर देता हूं। नेवली बोलना हो हमें, तब तो हम सिंपल बोलेंगे कि भाई पेन नहीं उठा पा रहे, फंक्शन पेन उठा ले रहे हैं, उठाना पड़ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और हमने इन तीनों डिस्कशन से, रादर हमने कई ग्राफ बनाए हैं, मेनली ये 3 ग्राफ आपको डेडिकेट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो इन 3 ग्राफ से आपको आज ये समझ में आया कि फंक्शन कोई रियल फंक्शन f है, और वो रियल फंक्शन किसी रियल नंबर सबसेट पे डिफाइन है, और एक पॉइंट C हमने उसी सबसेट में लिया, तो उस पॉइंट पर, डोमेन पर, ठीक है, गिवन सबसेट पर ये कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि उस पॉइंट के अबाउट, मैंने A लिया था यहाँ पे, आप C ले लो, उस पॉइंट के अबाउट लिमिट और उस पॉइंट के अबाउट फंक्शन की वैल्यू इक्वल आए। यानी यदि आप C पॉइंट के अबाउट काम कर रहे हो किसी फंक्शन के लिए, तो इस पॉइंट के अबाउट फंक्शन की वैल्यू जितनी आए वही लेफ्ट हैंड लिमिट और वही राइट हैंड लिमिट आए। क्योंकि इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है LHL इज इक्वल टू RHL, क्योंकि लिमिट को एग्जिस्ट करता हम तभी बोलेंगे जब LHL RHL इक्वल हो। यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, C बोलो A बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब LHL क्या निकलेगा? LHL मैंने बताया है, C पॉइंट के अबाउट कर रहे हो तो C माइनस fx, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, फिर h को 0 करेंगे, मैं बता देता हूं आगे। RHL क्या निकलेगा? x टेंडिंग टू C प्लस fx, और फंक्शन की वैल्यू C पर क्या है? fc मान ली है हमने। फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, यहां देख लो,
LHL को हम कैसे डील करेंगे, h टेंडिंग टू 0 करेंगे, x की जगह c माइनस h रखेंगे, सॉरी c माइनस h रखेंगे। और RHL में हम क्या करेंगे, h की जगह 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा c प्लस h x की जगह। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करते वक्त करना होगा, बाकी आप सिंपल बोलो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c। यदि ये तीनों आपस में इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और मैंने इसको आपको रटाया नहीं है प्यारे बच्चों, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिमिट के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूटी कब होगी समझ गए हो। बस इतना याद रख लो आप, और आगे का काम तो आप सीख ही चुके हो। बस ये स्टेप आप याद रखो कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पे LHL निकाला, उसी पॉइंट पे RHL निकाला, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, तीनों इक्वल आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं और समझते हैं। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की 2x प्लस 3 पर, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट। तो सबसे पहला काम, आप इस फंक्शन का लिमिट निकालो x इज इक्वल टू 1 पर। और क्योंकि ये फंक्शन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड है, क्योंकि ये 2x प्लस 3 बाय 1 है, आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दोगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा जो कि 5 देगा। आप देख पा रहे हो ये किस तरीके से मैंने 5 निकाला। फिर मैंने फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, कहां पे निकाली, हाँ ये 1 पे 5 आ गई। ठीक है, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू मैंने 1 पे निकाली। फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालने का मतलब है इस फंक्शन में 1 रख दो, तो रख दो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आएगा, 5 आएगा। और हमने ये पाया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx जितना आया है वही f1 आया है। तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारा रूल फॉलो हो गया। कौन सा रूल फॉलो हो गया, ये वाला। और यदि फंक्शन हमारा LHL RHL दोनों निकालने की जरूरत पड़ती है तो फिर आप दोनों निकालो, यहां जरूरत ही नहीं है। ठीक, हालांकि ये फंक्शन एक लीनियर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। लेटर ऑन हम ये सब चीजें इंडिकेट कर लेंगे। अब ये चीज तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूं आपको। यदि आप क्लोज इंटरवल AB पे काम करते हो किसी फंक्शन fx के लिए, ठीक है, तो बस आप ये ध्यान रखो प्यारे बच्चों कि आपको करना क्या है। ठीक है, अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। अपने डोमेन में हर जगह उसको कंटिन्यूअस होना होगा बस। तो a के अबाउट जब हम काम करेंगे तो a प्लस पे फंक्शन की वैल्यू को fa के इक्वल निकालेंगे, और अब b के आगे तो भाई जा नहीं सकते, तो b माइनस पे फंक्शन की वैल्यू हम b के इक्वल निकालेंगे। यदि ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, इफ f is defined only at one point it is continuous there। और ऐसे केस में यदि किसी वन पॉइंट पे फंक्शन की बात हम करें तो उस जगह पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यदि हर जगह पे कंटिन्यूअस है तभी वो कंटिन्यूअस होगा। तो बाय द वे AB पे वो कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें A और B पे चेक करना है कि नहीं। तो A पे कैसे चेक करेंगे, A प्लस निकाल कर। अब A माइनस कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि इधर डिफाइन ही नहीं है, और इसी तरीके से B प्लस का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वहां डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। और इफ द डोमेन ऑफ f इज अ सिंगलटन, यदि डोमेन ही एक पॉइंट हो तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा, यदि उस जगह पे वो डिफाइन है तो। ठीक, तो ये एक बेसिक लॉजिक है। बाकी गेम इसी चीज का है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC। उसी से रिलेटेड ये बात यहाँ पे कही गई है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे मैं समझा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखो। fx है जो x प्लस 2 है, x 1 से कम होने पर, 0 है 1 होने पर, और 1 से बड़े होने पर x माइनस 2 है। पहले LHL निकालो, ये LHL का फॉर्मूला होता है, x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू रख दो। 1 माइनस पे f ऑफ x कितना रखोगे, x प्लस 2। देखो जो मैं बोल रहा हूं वही हो रहा है। अब इसके बाद का स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो इधर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लोगे, और आप x की जगह क्या रख दोगे, x टेंडिंग टू 1 माइनस है तो x की जगह आप रख दोगे 1 माइनस h, और x टेंडिंग टू यदि 1 प्लस है तो x की जगह रख दोगे 1 प्लस h। आगे हमें ये करना पड़ेगा, तो 1 माइनस h रख दो आप जल्दी से। तो x की जगह 1 माइनस h, और ये प्लस का 2 है तो ये हो गया 3 माइनस h। अब क्या हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल 3 माइनस h 3 दे देगा, तो ये 3 दे दिया आपको। उम्मीद है समझ गए हो। ऐसे ही RHL पे जब काम करोगे तो इस जगह पे x की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस h, और जब x की जगह रखोगे लिमिट
h टेंडिंग टू 0 करके x की जगह 1 प्लस एच रखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 2, तो ये आ जाएगा h माइनस 1, h 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया है, राइट हैंड लिमिट माइनस 1 आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए, आगे हमें काम करना ही नहीं है। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं है, इसलिए 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। हालांकि हमें वैल्यू 0 पे निकालनी हो तो वो 1 आएगी, लेकिन जब हमें कंटिन्यूटी की बात करनी हो तो 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 1 पे एलएचएल आपका इक्वल टू आरएचएल नहीं है, इसलिए हमें 1 पे वैल्यू की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, हालांकि इसका ग्राफ आप बनाना चाहो तो उससे भी समझ सकते हो कि कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। अब यदि आप ग्राफ बनाना चाहते हो 1 से छोटे में, तो ये x प्लस 2 का ग्राफ है, आप चाहो तो बना लो वैल्यूज लेकर। 0 कब होगा, -2 पे, तो -2 पे हो गया। और y पे 0 कब होगा, y 0 कब होगा, जब आप x की जगह, हाँ देखो यहाँ पे कौन 0 है, y 0 है, कब, x -2 पे। और x 0 कब होगा, y 2 पे। ठीक, तो ये y 2 पे, ये कट गया। तो ये 1 और 3, ये 1 पे कितना है, 3 है क्या, नहीं, 1 पे 3 तो ये नहीं आ रहा। कितना आ रहा है 1 पे, 1 पे 0 बोला है, इसलिए 1 पे हम कहाँ पे रखेंगे, 1 पे इसको, 1 पे यहाँ पे ब्लैक किस करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, होल आ जाएगा। यहाँ भी 1 पे होल आएगा। ठीक है, और ये 1 से ज्यादा होने पर क्या बनेगा, x -2, तो ये x -2 का ग्राफ है। तो ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, हर क्वेश्चन में हमें ग्राफ नहीं बनाना है, हमें तो मैथमेटिकल तरीका सीख लिया है, वही करना है हर बार। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC आ गया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL नहीं आया, हमें फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालने की जरूरत है ही नहीं, और है भी तो देख लो 0 है, तो LHL भी इक्वल RHL के नहीं है, और वो FC के भी इक्वल नहीं है, यानी F1 के भी इक्वल नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतना देखकर हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ फंक्शन में हम क्या लगा सकते हैं, अलजेब्रा लगा सकते हैं। यदि f और g दो फंक्शन आपको मिल गए, f की जगह fx ले लो, g की जगह gx मान लो, और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस आपको पता है किसी पॉइंट c पर, तब आप f प्लस जी को भी कंटिन्यूअस, f माइनस जी को भी कंटिन्यूअस, f इंटू जी को भी कंटिन्यूअस, f बाय जी को भी कंटिन्यूअस बोलोगे। ये याद रखो। इसके अलावा इसको प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, x टेंडिंग टू c f प्लस जी एक्स है, x टेंडिंग टू c f x प्लस जी एक्स लिख दो इसको, क्योंकि x के अबाउट ही ऑपरेट हुआ है ये, और ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। फिर अलग अलग ले लो, अब इसको fc बोलेंगे, इसको gc बोलेंगे, और f और g क्योंकि कंटिन्यूअस है, इसको हम f प्लस जी इंटू सी बोल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि f प्लस जी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है पॉइंट c पर। क्यों, कैसे पता चला भाई, ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पे f कंटिन्यूअस था और g भी कंटिन्यूअस था, और इन दोनों से मिलके क्या बना, f प्लस जी इंटू सी, जो कि क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसी से तो बना ये। ठीक, तो यहां से आपको पता चल गया कि f प्लस जी कंटिन्यूअस होगा c पर। ठीक, तो ये बेसिक हमने समझ लिया। ऐसे ही आप सभी के प्रूफ देख सकते हो, आपको लगे तो। अब एक ये पॉइंट आप देखो कि यदि f कंपोजिट फंक्शन की बात अब हम लोग कर लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कंपोजिट फंक्शन, जैसे आपके पास एक फंक्शन है gx और एक फंक्शन है आपके पास hx, तो यदि मैं g ऑफ hx कहूं तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें gx, x यहां पे hx बन चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गॉस फंक्शन बोलेंगे। इसी तरीके से यदि मैं हॉग फंक्शन निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा, h ऑफ gx बोलूंगा। तो ये कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं यहां पे gx और hx ना लेके fx और gx लेता तो मुझे फॉग गॉफ मिल सकते थे। फॉग क्या मिलता, फिर f ऑफ gx मिलता, गॉफ क्या मिलता, g ऑफ fx मिलता। तो आपको 11th क्लास में भी मैंने ये बताया है, बाकी अभी आप सीख लो ये। तो यहां पे हमने f और g दो रियल फंक्शन लिए, इसलिए फॉग गॉफ मिलेगा। ठीक है, और f और g रियल फंक्शन लेकर हमने फॉग को डिफाइन किया c पर। इफ g इज कंटिन्यूअस एट c एंड f इज कंटिन्यूअस एट gc। अब इसने बोला है कि यदि आपने एक फंक्शन लिया fx, फिर एक फंक्शन आपने लिया gx,
फिर आपने फंक्शन लिया इन दोनों का कंपोजिट जिसे आप बोलोगे फॉग। क्या होगा फॉग? एफ ऑफ जी एक्स। तो यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस है सी पर, जी एक्स कंटिन्यूअस है सी पर, और फॉग को जब आप सी पे निकाल रहे हो तो यदि जी आपका सी पे कंटिन्यूअस है, ठीक, ये ध्यान से सुनना, जी किस पे कंटिन्यूअस है? सी पे। और फिर एफ किस पे होना चाहिए? सी पे नहीं होना चाहिए, एफ होना चाहिए, एफ होना चाहिए जीसी पे। एफ किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए? जीसी पे। देखो भाई, जी अपने एक्स पे है तो एफ का एक्स क्या है? एफ का एक्स ये पूरा जी एक्स है, तो एफ किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए? जीसी पे। तब आप कह सकते हो कि पूरा फॉग कंटिन्यूअस होगा सी पर। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। अब देखो, ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, ये एक्चुअल में कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में दिया है। अब ये आपको दिमाग लगाना होगा ये किसका कंपोजिट है। तो ये दो चीजों का कंपोजिट फंक्शन है। एक तो जी एक्स आप मान लो इसे 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स को, और एच एक्स मान लो मॉड एक्स को। तो ये दो फंक्शन आपके पास यहाँ पे हैं, एक तो है 1 माइनस एक्स मॉड एक्स प्लस का, और एक है मॉड एक्स। अब यदि हॉग एक्स लोगे आप तो क्या आएगा? ये एच ऑफ जी एक्स, जो कि हो जाएगा एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू रख दो। अब एच एक्स क्या है? मॉड एक्स है, तो पूरे का मॉड ले लो। तो ये आपको इस तरीके से फंक्शन एफ एक्स मिला है। अब यहां पे रूल क्या है? अब हॉग मतलब जी एक्स ले रहे हो आप, ठीक है, ठीक, एच ऑफ जी एक्स आप यहां पे ले रहे हो, ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब जी एक्स एक्स पे क्या कंटिन्यूअस है? जी एक्स का हम किस पे कंटिन्यूटी देखेंगे? हर एक्स पर। तो क्या ये हर एक्स पे कंटिन्यूअस है? अभी चेक कर लेते हैं। 1 तो कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है। x ये भी कंटिन्यूअस है। तो यदि 1 कंटिन्यूअस है, x कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये पढ़ा है हमने भाई, सेकंड रूल, ठीक है, ऑलराइट, ये दोनों होंगे। फिर मॉड एक्स के बारे में नहीं जानते हो तो जान लो, 11th क्लास में तो पढ़ा है, ऐसे बनता है, बिना पेन उठाए बन गया ये भी कंटिन्यूअस होता है मॉड एक्स। तो यदि मॉड एक्स, ये दोनों कंटिन्यूअस है, इसमें यदि आपने एक और कंटिन्यूअस जोड़ दिया तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन जोड़ने से, इसको एफ एक्स मान लो कुछ समय, ये कुछ भी मान लो, ये एक नया फंक्शन है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ने से भी कंटिन्यूअस मिलता है। ये रूल लग गया, यानी आपका ये जी एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, हर एक्स पे कंटिन्यूअस है, और जी एक्स खुद भी कंटिन्यूअस है। तो यदि एच जी एक्स में देखें, काम करें, तो क्या ये जी एक्स कंटिन्यूअस है? तो इस जी एक्स पर क्या आपका एच एक्स कंटिन्यूअस होगा? मॉड होता ही है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये पूरा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होगे पूरा गेम, लेकिन एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन का है। बाद में थोड़ा सा हमें एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी पे काम थोड़ा सा करना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी अभी तक पढ़े हैं क्विकली रिकॉल कर लें। पहला पॉइंट यह है कि एफ एक्स को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं सी पॉइंट पर, यदि ऐसा होता है, ठीक। और इसी लिमिट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं। तो ये हमारा एलएचएल है। जो भी अभी मैंने पढ़ाया पूरा मैं समराइज कर रहा हूं अब, और ये आज की आपकी क्लास बेस्ट क्लास है जिसे आपको अच्छे से समझना है, नोट्स पूरी बना लेना है। इसका पीपीटी फॉर्म भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी, क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है। जब वो सी पे कंटिन्यूटी रखता है और वो सी ए बी में कहीं भी बिलोंग कर सकता है। इसी तरीके से क्लोज में हम उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे जब वो इस ओपन में कंटिन्यूअस हो, ओपन ए बी में, साथ ही साथ ए प्लस पर एफ ए दे रहा हो और बी माइनस पे एफ बी दे रहा हो। ये भी मैंने बीच में डिस्कस किया था, जिसे आप और अच्छे से यहां पे समझ सकते हो। ओपन ए बी में कब कंटिन्यूअस बोलेंगे? जब उन सभी सी पे वो कंटिन्यूअस हो जो ए बी के बीच में हो। ओपन का मतलब है ए और बी कंसीडर नहीं करना। क्लोज में कब होगा? जब ओपन में हो ए बी, ओपन ए बी में हो कंटिन्यूअस, साथ ही साथ ए प्लस पर एफ एक्स की वैल्यू एफ ए के बराबर आ रहा हो और बी माइनस पर एफ एक्स की वैल्यू एफ बी के बराबर आ रहा हो। तो ये दो स्टेप यहां बढ़ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में। जैसे साइन एक्स का डोमेन क्या है आपको पता होगा, रियल नंबर, तो ये हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये बिल्कुल याद कर लो, जितने भी दुनिया के पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। हम इसका यूज करेंगे लेटर ऑन। हमें 5th चैप्टर के बाद 6th चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हमें लास्ट में रोल्स और लैग्रेंज थ्योरम भी करना है, उस पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फिर हमें 7th चैप्टर करना है, जिसमें हम
इंटीग्रल करेंगे, 8th चैप्टर में फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करेंगे, और 9th चैप्टर में हमको पढ़ना है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर आपको मैंने बता दिए कौन कौन, 5th 6th 7th 8th 9th 5 चैप्टर, ये आपके कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 35 मार्क्स के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। इससे पहले 44 मार्क्स के आते थे। तो यदि पैटर्न इस साल का चेंज नहीं हो रहा तो आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे पिछले ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग्स में। यदि fx और gx दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, c बिलोंग टू r, किसी भी r पर ये आ सकता है आपका स्मॉल c, देन a पर यदि आप निकालो तो fx प्लस माइनस gx कंटिन्यूअस होगा, gx fx fx c fx मॉड fx सब कंटिन्यूअस होंगे a पर, डिवीजन भी होगा और कंपोजिट फंक्शन भी मैंने बताया था होगा, गॉफ एक्स भी हमने निकाला था ना, ये भी होगा। तो कंपोजिट वाला भी याद करो, कब होगा कंपोजिट वाला, इसे हम डील करेंगे g ऑफ एफ एक्स। क्या एफ एक्स एक्स पर है, क्या एफ एक्स ए पर है, कंटिन्यूअस है, तो अब जी एक्स होना चाहिए एफ ए पे कंटिन्यूअस, जी एक्स होना चाहिए एफ ए पे कंटिन्यूअस। तो ये रूल थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूं। आज पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है और उम्मीद है कि आज के कॉन्सेप्ट आपको पूरे समझ में आ गए। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं जिनका यूज हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है जिसमें LHL इज इक्वल टू RHL हमें नहीं मिला, इसलिए हमने इसको कंटिन्यूअस नहीं बोला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बोलता हूं कि आप करो, ठीक है, और फिर मैं क्लास को एंड करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लो मेरे साथ। क्वेश्चन है कि आप मॉड एक्स को बताओ कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो प्यारे बच्चों, ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक फंक्शन है जो ऐसे बनता है, इसे बोलते हैं माइनस एक्स और इसे बोलते हैं प्लस एक्स की लाइन। तो जीरो से पहले ये माइनस एक्स होता है, जीरो के बाद ये प्लस एक्स होता है, जीरो पे आप इसको किसी में भी रख सकते हो। तो माइनस एक्स रख दो आप जीरो से पहले के लिए, प्लस एक्स रख दो जीरो के बाद के लिए और जीरो के इक्वल के लिए। ये आपका मॉड एक्स फंक्शन है। पता करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, LHL निकालो। LHL मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। हमने यहां पे रखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू जीरो माइनस पर आप कहोगे सर माइनस एक्स है। जीरो माइनस पर मतलब जीरो से कम के लिए कितनी है, माइनस एक्स है, यहां पे भी दिख रहा है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था कि आप h को जैसे ही जीरो करोगे तो x की जगह a माइनस एच रख दोगे, और राइट नाउ a की जगह जीरो है तो x की जगह जीरो माइनस एच रख दोगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और माइनस जीरो और प्लस एच, यानी h ही आएगा, और h को डायरेक्ट आप जीरो रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो। तो LHL आपका जीरो आ गया। अब मैं आपसे चाहूंगा RHL निकलवाना। RHL जल्दी से निकाल दो। RHL का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले तो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप होगा प्यारे बच्चों, आप लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू रख दें जो कि यहां पे है प्लस एक्स। फिर अगला स्टेप होगा कि आप h को जीरो टेंस कराएं, और जैसे ही h को जीरो टेंस कराएंगे x की जगह रख देंगे जीरो प्लस एच, और इसके बाद ये h आ रहा है जिस पे डायरेक्ट लिमिट रखेंगे जीरो आ जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, ये भी आप जल्दी से मुझे बता दो। तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पाने के लिए हमें यहां जाना होगा और x पर जीरो रखना होगा जो कि जीरो देगा। आप देख पा रहे हो कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 भी है। किस पॉइंट पर हमने काम किया है, जीरो पर काम किया है। जीरो पर LHL, जीरो पे RHL, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल है, इसलिए आप कह सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है। बाद में प्यारे बच्चों हम पता भी करेंगे और इसको रिजल्ट को डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कंक्लूड करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए तो आपने कंक्लूड कर लिया कि x इज इक्वल टू जीरो पर मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये बात आप लिख लो। अभी बाद की क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा
डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये एक नोट बना के आप लिख लो कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होता है, जो हमने प्रूव भी कर दिया, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ में आई है। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग चाहो तो अब एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये 5th, तो 5.1 आप अपीयर कर सकते हो। तो आज की क्लास में एंड करता हूं। थैंक यू क्लास।